अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुर्ज़ा सुलंगी साहब। सुलंगी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सना मिर्ज़ा साहिबा मेरे साथ। सना साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सना साहिबा, जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, इसको हम सियासी बहरान समझें, आइनी बहरान समझें, मसाइल का हल हमें अनकरीब होता दिखाई नहीं दे रहा। मैम बहुत शुक्रिया अदनान आपका। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से हमारा मुल्क बहुत से क्राइसिस से गुजर रहा है, यकीनन ये रोज़ा भी आपके लिए क्राइसिस से गुजरा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद जो आने वाले चंद घंटे हैं वो आपके इस रोज़े की जो तकलीफ है उसको कम कर सके। लेकिन क्राइसिस की जहाँ तक आपने बात की है, तो क्राइसिस जो है वो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद है। मेरे साथ सुलंगी साहब हैं, वो ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये क्राइसिस हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से डिबेट चल रही है, और गालिबन जो आपका सवाल है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा हमारा आइनी क्राइसिस जो है वो इस वक्त ज़्यादा गहरा होता हुआ हो रहा है। और ये वही सब कुछ है जो पिछली कई दिहाइयों से हम बो रहे थे। जिस तरीके से नून लीग ने लेजिस्लेशन की, मेरा ख्याल है कि इससे पहले के लोग भी इस पे बहुत अच्छे तबसरे कर चुके हैं। मैं तो बहुत शायद अदना सी शागिर्द हूँ इस सिस्टम की और सहाफत की। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से इस वक्त लेजिस्लेशन की गई, एक प्रोसीजर के तहत ये जो ऑर्डर लाया गया और फिर इसको विद इन 2 डेज अप्रूव करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे मेरा अपना एक 2 सेंट ये था कि इसके ऊपर कंसेंसस देना चाहिए था जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे। ऑब्वियसली उसमें जुडिशरी से भी हो सकते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी से भी हो सकते हैं, उसमें दीगर सेक्टर्स के लोग भी शामिल हैं, लेकिन गालिबन ये सब कुछ नहीं किया गया। सिर्फ एक हुकूमत की ज़ाती मंशा और अपनी पसंदीदगी और अपने इख्तियारात के हवाले से। और ऑब्वियसली इसमें एक एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम शायद बहुत से लोग तबसरा नहीं कर रहे हैं, कि ये जो लेजिस्लेशन की जा रही है, ये क्या वाकई सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए है, या इसका निशाना वो भी चीफ जस्टिस हैं जो इनके बाद आने वाले हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पे आप सुलंगी साहब से बेहतर कमेंट ले सकते हैं कि क्या वाकई ये लेजिस्लेशन सना साहिबा, लेट बी फेयर, सुलंगी साहब को कटहरे में ना खड़ा करें। ये जो एंगल है, तस्वीर का ये रुख आपने देखा है, तो इस पे तजिया पेश करते हुए थोड़ा आप वो क्या कहते हैं मतन तो दे दीजिए ना, ताकि सुलंगी साहब उस पर कमेंट कर सकें। मेरा ख्याल है सुलंगी साहब मेरा मतन समझ चुके हैं कि क्या निशाना कोई और है और बात किसी और की जा रही है, या निशाना भी वही है और बात भी। सवाल सना साहिबा का है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सुलंगी साहब, बात यह है कि ये जो 184(3) के तहत जो अख्तियार है जी, वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो चीफ जस्टिस का नहीं है। और चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद जो आए हैं, उन्होंने जिस बेदर्दी के साथ इस अख्तियार को इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ आवाज़ें जो बुलंद हुई हैं, सबसे ज़्यादा वकला बरादरी में से हुई हैं, बार एसोसिएशन से हुई हैं। तो ये कोई आज का मामला नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो मामला है सर 184(3) का, सर, उसका निशाना जो है वो कोई एक या कोई दूसरा चीफ जस्टिस है। नहीं, लेकिन सुलंगी साहब कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा। आपसे मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा सर, पर सुनने वालों को इतना ज़रूर बता दें कि आपने 84(3) में जो लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल किया है, आप बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक प्रैक्टिस रही है और हम देखते रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस अपनी ज़ात के लिए वो इस्तेमाल करता रहा सर। जी, मैं यही कह रहा हूँ। और ये रूल्स जो हैं सर, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के बने हुए हैं, ज़ियाउल हक के दौर के। और लेकिन इन रूल्स में जो आपको तेज़ी और फुर्ती नज़र आई है, वो इफ्तिखार चौधरी के बाद आई है, और जो बाकी जो चीफ जस्टिस आए हैं, साकिब निसार ने, ख़ास तौर पर जस्टिस गुलजार ने भी। तो ये इन पावर्स को अब्यूज़ किया गया है, इसी वजह से इस पर ज़्यादा जो गुस्सा है और जो एतराज़ है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ हुई है जिस पर बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियार है सर, और उसका जो दायरा कार है,
उसको न कम किया गया है न बढ़ाया गया है। और आइन का जो आर्टिकल है 191 उसको इन्वोक करते हुए उन्होंने एक कानून बना दिया है। और वैसे भी जो हमारा आइन है वो यही कहता है कि जो अदालतें हैं वो आइन और कानून के तहत चलेंगी। सोलंकी साहब वेरी राइट, आप ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मजबूत होना चाहिए, एक फर्द वाहिद की मजबूती की बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। पर सवाल ये है सर, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपके अंदरूनी सिंध और मेरे साउथ पंजाब में रहने वाले गरीब के आटे का मसला है सर। इस वक्त सबसे बड़ा मसला है आपके पसंदीदा लीडर, जिसको आप अपना हीरो भी समझते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो का दिया गया आइन, जो चीख चीख कर कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, पर नहीं हो रहे। हम उस तरफ नहीं जा रहे। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सियासी बहरान है, जिस पर ये बात नहीं कर रहे। इनके लिए सबसे जरूरी काम था ये वाली लेजिस्लेशन करना, सो मोटो रोकना। और गलत नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं आप प्रायोरिटीज देखिए सर। वो लोग जो इस वक्त आधे पार्लियामेंट में बैठे हैं, आधा पार्लियामेंट खाली है, उनकी प्रायोरिटीज अवाम और बेसिक मसले नहीं है। सोलंकी साहब, ये दुरुस्त है कि आधा पार्लियामान कम से कम कौमी असम्बली खाली है सर, लेकिन ये आप इमरान खान से पूछें कि उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर किसने कहा कि आप यहां से निकल जाए। वो खुद ही निकले हैं। सिर्फ यही नहीं किया, अभी तो इन्होंने एक और नया दरवाजा खोला है, क्योंकि 8 सितंबर को आरिफ अलवी साहब जो है उनकी जो मियाद है वो ख़त्म हो जाएगी और आइन के तहत जो है वो 60 दिन पहले इंतखाब हो सकते हैं। और उसमें सिर्फ वाहिद वजह जो लिखी गई है कि सदारती इंतखाब न होने की, वो ये है कि जब कौमी असम्बली तहलील हो जाए। तो कौमी असम्बली तो मौजूद है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ मौजूद नहीं है। तो इमरान खान ने इन दो सूबों की सूबाई असम्बलियों को और अवाम को महरूम कर दिया है अगले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से भी। ये भी ज़रा सुन लीजिए। तो बात ये आपकी दुरुस्त है कि अवाम के मसाइल कुछ और हैं, आटा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, सब कुछ है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो हमेशा जो है वो अपने मनपसंद जो जजेस हैं उनका एक कोई बेंच बना दें और फिर इल्ज़ाम लगे हम ख्याल बेंच का। सर वेरी राइट। सना साहिबा, क्या वाकई इस कानून साजी, पहले तो ये कानून साजी सदर के पास जाएगी, फिर वापस आएगी, तो इट विल टेक टाइम। क्या आपको लगता है कि इस कानून साजी से जो कुछ फायदे भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं इन कानून बनाने वालों को मिल रहे हैं और पीटीआई को भी ऑफ कोर्स मिलेंगे, इनका सिर्फ मकसद वो फायदे हासिल करना था, इसके अलावा कानून की सरबुलंदी और रिफॉर्म्स वगैरह टारगेट नहीं था? देखिए, ये जो आपने आखिर में चंद अल्फाज कहे ना, ये मेरा ख्याल है हम किताबों में ही पढ़ते हैं और सुनने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात होती है अपनी जाती फायदे की। जहां तक आपने कहा कि ऑब्वियसली ये कानून साजी होनी चाहिए थी, तो मैं चाहूंगी कि इसमें सुलंगी साहब भी 1-2 पॉइंट्स उनके जरूर जवाब दें, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझसे पहले बहुत अरसे से ये पॉलिटिकल सुलंगी साहब ने कहना मैं शो तो जा रहे हैं, ये 2 एंकर इकट्ठे हो गए, तुसी एक एंकर रहने दो। नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट के। देखिए, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस कानून का सो मोटो का बेदरेग इस्तेमाल शुरू किया था, तो उस वक्त की हुकूमत ने भी ये कोशिश नहीं की थी कि ये कानून साजी की जाए। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त ये कानून साजी क्यों नहीं की गई? उसके बाद 2-3 चीफ जस्टिस आए, उन्होंने इस कानून को इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद हमने देखा साकिब निसार साहब आए और साकिब निसार साहब ने बेधड़क इस कानून का इस्तेमाल किया। खान साहब की हुकूमत उनके टेन्योर में रही है, खान साहब ने उस वक्त लेजिस्लेशन क्यों नहीं की? ऑब्वियसली पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन आपके शो में नहीं है, इसलिए मैं ये सवाल वैसे ही सामने रखती हूँ कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? अगर इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत ये काम कर रही है तो सिर्फ यही वजह नहीं है। ऑब्वियसली इनको इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ आगे प्लान करना है, इन्होंने इलेक्शन को आगे लेके जाना है। जिस तरीके से इन्होंने 30 अप्रैल और 28 मई की तारीखों को तब्दील किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डाइजेस्ट नहीं करना था। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो खुद नोटिस चल रहा है, केस चल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और वही हुआ जो हमने देखा, जो इस किस्म के फैसलों के बाद, लेजिस्लेशन के बाद होना था, कि वो बेंच डिसॉल्व भी हो गया। फाइजीसा साहब के स्टेटमेंट को उसमें सामने रखा गया है, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ऑब्वियसली अब उस चीजों को नए सिरे से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि ये गवर्नमेंट भी वो तब तक करती नहीं, ये वो सुर्ख लकीर है जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट बार ने भी की है कि जी ये हमारी रेड लाइन है,
इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले की हुकूमतों ने आखिर ये रेड लाइन क्रॉस क्यों नहीं की? ये रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, आप क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से आएगा या वकला बरादरी से आएगा? देखिए हर तबका है फिक्र में हमेशा एक से ज्यादा राय वाले लोग होते हैं। ये फैसला जब किया गया है, ये लेजिस्लेशन की गई है, मैं इससे एग्री करती हूं कि जब से आईन बना है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाती रही हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स जरूरी होती हैं। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, सिनेरियोज बदलते हैं, उसमें चेंजेस की जरूरत होती है। लेकिन जब मुश्किल तरीन दौर आए, और मैं उसमें साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर को सर-ए-फहरिस्त कहती हूं, उन अदवार में ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त अगर ये नून लीग के लेजिस्लेशन कर रही है तो इसमें जाती फवाइद जरूर शामिल हैं। ये सिर्फ मुल्क और कौम के मफाद में नहीं की जा रही है। मेरी सिर्फ इतनी राय है। अच्छा सोलंकी साहब, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक मैं कुछ जवाब दे दूं ना, जो सानिया ने सना मिर्जा सर, सना मिर्जा ने, जो हमारी भाभी हैं, वो तो ये सना मिर्जा हैं सर। माफ कीजिए, जो सवाल उन्होंने पूछा ना कि पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया। पीपल्स पार्टी करना चाहती थी। आपको याद होगा 18वीं तरमीम जो है उसके अंदर जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार था, वो जो आलमी जो मुरवजा तरीक़ाकार है जमहूरियतों का, उसके मुताबिक था कि पार्लिमान की कमेटी जो है वो ये तैनाती करेगी। और फिर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया पूरी पार्लियामेंट को, और मुस्लिम लीग नून जो है उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी रही। इस वजह से उस वक्त ये नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आप पीटीआई का पूछ रहे थे। पीटीआई ने तो हर सिमत में जो उड़ने वाली मक्खी थी उसको अपना दुश्मन समझा। वो तो सबसे लड़े हुए थे, उनका तो मिशन था सबको जेल में डालना है। नहीं सोलंकी साहब, सबसे नहीं लड़े हुए थे सर, सबसे नहीं लड़े हुए थे। अपारा तक मामला ठीक था सर, अपारा तक ठीक था, अपारा तक ठीक था मामला, 0 पॉइंट के बाद मामला खराब था सर। मैं सियासी कुव्वतों की बात कर रहा हूं, मैं उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। सिलेक्टर्स के साथ तो वो लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। मैं तो सियासी, पार्लियामान के अंदर तो सियासतदान और सियासी जमातें बैठी हुई हैं सर, तो उन सब से तो वो लड़े हुए थे, तो वो चाहते भी तो ये तरमीम नहीं कर सकते थे। अब ये मुमकिन हुआ है क्योंकि ये सारे डसे हुए हैं, और पीटीआई भी अंदर से दिल से खुश है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो उसकी पावर्स डाइल्यूट हो रही हैं, तो दिल में उनके भी लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो लड़ाई जो है वो जिस मरहले पर है वो तो आपको पता है, तो इसलिए वो इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा सर, इस पे आता हूँ चैलेंज पे। सना साहबा ने भी जिक्र किया था, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था, आपने खुद दोबारा से दोहरा दी कि अगले चीफ जस्टिस के पावर को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब जो नेक्स्ट आने वाले हैं, जिसके बारे में सना साहबा भी कह रही थी। तो क्या ये भी हो सकता है कि ये कानून साजी इतनी जल्दी में इसीलिए की गई हो कि काजी साहब की पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि काफी सारे स्टेक होल्डर्स लेफ्ट राइट तो हैं ना सर? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी शख्स के पास लामहदूद अख्तियार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं है, वो इज वन अमंग इक्वल्स। तो इसलिए दुनिया के कई मुल्कों में ये पावर है भी नहीं, यूके में नहीं है। अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा कोई मामला होता है तो जजेस की अक्सरियत तय करती है कि भाई इस पे क्या करना है। ये जो इंपीरियल पावर्स जो दे दी गई चीफ जस्टिस में, और ये खुद ही उन्होंने बनाई, क्योंकि जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सर वैर सना साहबा, हम भले जो मर्जी कहते हैं, बट पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक रियलिटी भी है। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की जो वोटर्स हैं उसका कोई 15-20% की रिप्रेजेंटेशन नहीं भी है। तो इस सारे मामलात में जब ये लेजिस्लेशन हो जाती है, फिर दोबारा से कल को पीटीआई आती है। अभी तो पीटीआई के पास भी एक फोरम है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो सेनेट में भी बात कर सकते हैं, वो वाया सदर भी इसको रोक सकते हैं। तो आपको लगता क्या है कि इस लेजिस्लेशन का मुस्तकबिल है क्या?
देखिए, असल में हमारे यहाँ कानून को किसी भी वक्त किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए कायम रहे। हमने हर चीज को अपनी सहूलत के साथ तब्दील कर दिया। चाहे आर्मी चीफ की तैनाती हो, हम उनको भी एक्सटेंशन दे देते हैं, और इस किस्म के दीगर इश्यूज के ऊपर हम जब मर्जी अपनी लेजिस्लेशन के मुताबिक चाहे नैब कवानीन हो, हम उन्हें तब्दील कर देते हैं। इसमें आपने पिछले हिस्से में एक सवाल किया था कि जी ये सदर मुमलिकत को अरसाल हो गया है, तो वो शायद एक पॉइंट था जो कि इसी से कनेक्टेड है कि सदर मुमलिकत वैसे तो इसको रोकना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर वो रोकें भी तो 15 दिन से ज्यादा के टेन्योर में वो इसको रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये नाफिज हो जाएगा। नहीं लेकिन वो इसमें एतराज एक लगा के औरत- वापस भेज सकते हैं मैम, एतराज लगा के लेकिन वापस उसके आएगा। बाद हाँ, ये जब लेकिन दूसरी दफा eventually- जाएगा तब की बात है जो आप बता रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें इवेंचुअली इन एनी केस वो कुछ दिन के बाद डिले के साथ सही, लेकिन वो नाफिज जरूर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एलिमेंट है जो मैं अगर कानूनी माहिर होते तो वो शायद इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते थे कि क्या उसकी इंप्लीकेशन से पहले, उसको अप्लाई करने से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आज कोर्ट्स में रिमार्क्स आए, उसमें एक जगह ये जिक्र किया गया कि जी फला फला साल के फैसले में ये बात कही गई है कि 100 वोटों का इख्तियार खुली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है तो इसमें एक बड़ा कोलिशन हो जाएगा पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान। उस वक्त ये चीज शायद ज्यादा संगीन बहरान पैदा कर सकती है। ये बहरान उसी सूरत में नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल तो अलग अलग डायरेक्शंस में बात कर रही है इस डिसीजन, इस फैसले के हवाले से, इस कानून के हवाले से, तो लगता नहीं है कि पूरी की पूरी अदलिया इस फैसले के ऊपर कन्विंस है, डाइजेस्ट कर पाएगी। वेरी राइट मुर्तजा साहब, जो सना मैम बात करेंगे इस कानून को डाइजेस्ट करना जिसके लिए है वो थोड़ा मुश्किल तो होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करता है, जो 184 को अगर हम सादा लफ्जों में पढ़ते हैं बगैर इंटरप्रिटेशन के, जो अपनी मर्जी की होती है, उसमें तो आप ठीक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो 100 वोटो ले सकते हैं, अकेली अपनी शख्सियत में वो 100 वोटो नहीं ले सकता सर। तो डाइजेस्ट करना एक बड़ा मसला है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो इस कानून पर कोई इख्तलाफ क्रिएट नहीं करेंगे सर? देखें, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एक ज़माने में मैंने आपको बताया ना कि इफ्तिखार चौधरी ने तो कहा कि मैं पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंक दूंगा अगर आप हमें ये अख्तियार नहीं देंगे कि हम अपने जजेस खुद ही अपॉइंट करें, जो कि उन्होंने 19वीं तरमीम की शक्ल में करा दिया। तो करने को तो इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने 1958 का जो 200 केस है उसमें अयूब खान की और इसकी सिकंदर मिर्जा की जो मिलिट्री टेक ओवर था उसको नजर ज़रूरत के तहत कबूल कर लिया था। जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को आइन के अंदर तरमीम का अख्तियार भी दे दिया था। तो होने को तो हमारी जो अदालती तारीख है, मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर जस्टिस गुलजार तक, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या वो जमहूरी रिवायात के मुताबिक होगा, कानून के और आइन के मुताबिक होगा? मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो तकसीम है अदलिया के अंदर, और अदलिया जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होती थी माजी में, वो हालात नहीं रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो कानून आएगा इसको ये उसको मुस्तरद कर सकेंगे। वेरी एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद इलेक्शन पे बात करेंगे। वेलकम बैक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत आवाज़ ये भी बुलंद हो रही है कि इस लेजिस्लेशन से बहुत सारे लोगों को जहां फ़ायदा होगा वहां ये फ़ायदा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को भी होगा सर। देखें, अगर नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता है तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। और बज़ाहिर आप किसी भी जो अक्सर जो माहिरीन कानून है उनसे बात करें तो जिस तरह से उनको ताहयात नाअहल किया गया और जिस तरीके से JIT बनाकर और मॉनिटरिंग जज बनाकर उनको सजाएं दी गई, वो इंसाफ नहीं था, वो इंसाफ का कत्ल था मेरे ख्याल में भी। तो अगर उनको फ़ायदा होता है या जहांगीर तरीन को फ़ायदा होता है, और ख़ुद मौजूदा चीफ जस्टिस साहब एक ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि ये जो ताहयात नाअहली है ये जुल्म है, ये इंसाफ नहीं है। तो अगर ये जो ताहयात नाअहली है वो सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं है, ये तलवार तो इमरान खान के ऊपर भी लटक रही है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि इमरान खान को भी ताहयात नाअहल किया जाए। वेरी राइट। तो कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी।
बिल्कुल सही है। सना मैम, मैं चाहूँगा क्योंकि इसके बाद हमने ज़रा इलेक्शन पे बात करनी है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, पहले उन्होंने नैब के केसेस तरतीब से मतलब अपने सारे ख़त्म कराए, अब 70% तो ख़त्म करा चुकी हैं मुत्तहिदा सारी जो अपोजिशन हुकूमत कर रही है। अब उन्होंने ऐसी कानून साजी की जो हम सब की ज़रूरत है और हम सब इस पर बात कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन इस कानून साजी से भी मेजॉरिटी फ़ायदा जो है वो उनकी अपनी लीडरशिप को पहुँच रहा है मैम। तो इस सारे प्रोसेस में IMF वहीं खड़ा है, गरीब वहीं खड़ा है और अदम इस्तेहकाम वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए, जिन चीज़ों का आपने इशारा किया है, अवामी जो फ़वाइद की हैं या अवाम जिससे मफ़ाद उठा सकती हैं, मेरा ख़्याल है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। IMF से एग्रीमेंट हमारा अभी भी नहीं हो सका, लेकिन जिस तरीके से सोलंकी साहब ने नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया है, मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट का इजाफा ज़रूर करूंगी कि नवाज शरीफ साहब जितना ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी फ़ायदा नहीं जहांगीर तरीन साहब उठाएंगे। जहांगीर तरीन साहब भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम में वापस आना चाहते हैं, इक़्तिदार में हमेशा रहे हैं, तो वो भी कोई थोड़ा फ़ायदा नहीं उठाने वाले। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता, तो मैं इससे सरासर इसको रद्द करती हूं। जहांगीर तरीन साहब भी 110% इससे फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेंगे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। फिर जहां तक लेजिस्लेशन की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन में अपने दौर में भी तरमीम की थी, लेकिन उससे PTI के लोगों ने इतना फायदा नहीं उठाया था जितना अपोजिशन के लोगों ने उठाया था। इस मर्तबा जो तरमीम दोबारा की गई, उन तरमीम से बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि जरदारी साहब की फैमिली से लिंक करते थे, जो कि नवाज शरीफ साहब के हल्का अहबाब से लोगों के लिंक करते थे, उन्होंने फवायद जरूर उठाए। तो लेजिस्लेशन की जहां तक बात है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी की रही हो, चाहे नून लीग की रही हो, हम हमेशा लेजिस्लेशन 90% उसी वक्त करते हैं जब उसमें हमें कहीं अपना कोई फायदा तलाश करना होता है। अवामी मफादात के लिए हम कभी भी लेजिस्लेशन करने के ऊपर गौर नहीं करते, और अगर वो होती भी हैं तो वो हमेशा रद्दी की टोकरी का हिस्सा बनती है, उनके ऊपर अमल कभी नहीं हो पाता। जहां तक आते हैं अवामी मसाइल के ऊपर, तो मैं ये कहूंगी सिर्फ इतना कि IMF के हवाले से इस वक्त जो इंपॉर्टेंट रिफ्ट है वो ये है कि पेट्रोल के ऊपर इन्होंने जो सब्सिडीज देने की बात की है, या जो दीगर चीजों के ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं, आटे के ऊपर जो कर रहे हैं, हर रोज कम से कम 1 से 3 अफराद हैं जो कि अपनी जानों से जा रहे हैं सिर्फ आटे की तकसीम के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा ले सकते हैं कि किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट है। फिर उसमें PTI का एक नैरेटिव में किसी हद तक दुरुस्त मांगती हूं कि आप 50 अरब से ज्यादा का अमाउंट जो है वो आटे के लिए सब्सिडाइज कर सकते हैं, आप 10 अरब रुपए लैपटॉप के लिए सब्सिडाइज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए आप 20 अरब सब्सिडाइज नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्शन भी एक अवामी सिस्टम का हिस्सा है, इलेक्शन भी उसी से लिंक करता है जिससे अवाम के हवाले से अवाम के जो मसाइल हैं वो लिंक करते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सना मैम वेरी राइट। हमने कोशिश करके इरफान कादिर साहब को लाइन पे ले लिया था कि हम ओपिनियन उनसे ले सकें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं था। इरफान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ये बताइए, जो एक हम अभी तक डिबेट कर पाए अपने प्रोग्राम में, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस नई कानून साजी को डाइजेस्ट कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी और एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं सर फॉर दिस? सुप्रीम कोर्ट के लिए नामुमकिन होगा कि इस कानून साजी को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ये कानून चैलेंज हुआ तो वो जो केस है वो किस बेंच को जाएगा, और आया उस केस में प्रोसीड करना है कि नहीं करना, उसके लिए कानून में 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी है सर। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि कोई एक जज जो है वो प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा इस कानून को चैलेंज करना। जी आ रही है जी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप हमेशा बड़े आसान अल्फाज में कानून समझाते हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कानून का उर्दू तर्जमा इरफान कादिर साहब करें ताकि हम भी समझ सकें। सर, ये जो बार बार बात हो रही है कि इस कानून साजी के बाद अदलिया और पार्लियामेंट के बीच में इख्तलाफ जन्म ले रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है सर? बिल्कुल नहीं। इस कानून साजी का फायदा ये होगा कि ये जो अदलिया में जो एक तफरीक कायम हुई है, अदलिया में जो एक तकसीम कायम हुई है, वो तकसीम जो है वो खत्म होगी। अदलिया अब फिलहाल जो इंप्रेशन आ रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड हुई है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। अच्छा, इरफान कादिर साहब, मुर्तजा सुलंगी साहब मेरे साथ हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सुलंगी साहब आप पूछ सकते हैं। इरफान कादिर जी जी इरफान कादिर साहब, आज बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में ये नुक्ता उठाया कि ये जो कानून बना रहे हैं ये खिलाफ आइन है, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो आर्टिकल 55 है उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक इस तरह की कोई कानून साजी कर नहीं सकते। देखें, कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो रेगुलेट किया जा सकता है पार्लियामान का कानून बनाने के बाद।
तो वो आर्टिकल 199 है, सॉरी 191 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं वो पार्लिमान के कानून के ताबे होंगे। तो लिहाजा पार्लिमान को कानून बिल्कुल बनाना चाहिए, और ये कहना कि जी वो आइटम 55 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का उससे ये मुतसादम है, उससे बिल्कुल मुतसादम नहीं है। वो एक अलहदा चीज है, प्रोसीजर अलहदा डील हुआ है। वो जो आइटम 55 है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का, उसका प्रोसीजर से ताल्लुक नहीं है। सर वेरी राइट। एक और भी सवाल उठता है, जो आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर हुआ, उसके बाद जिन लोगों की नाअहली हुई खास तौर पे नवाज शरीफ साहब की, उस पर जरा बताइएगा कि उनके पास अब किस तरह का ऑप्शन होगा आफ्टर दिस लेजिस्लेशन सर। ऑब्वियसली वो फिर एक मुद्दत में वो अपील कर सकेंगे सर, और उसके लिए मामला जो है फिर वो उस एक बड़े बेंच के पास जाएगा, और उसमें एक जो तासुर कायम हो गया था कि कुछ हम ख्याल जजेस जो हैं वो सारे फैसले कर रहे हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की साख जो है वो मजरू हो रही थी। इस कानून बनने के बाद अब वो जो सुप्रीम कोर्ट की साख है वो भी बहाल होगी, और जो माजी के गलत फैसले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल जाएगा कि उनको ख़त्म कर दे, ताकि जो अदलिया की जो एक साख पे जो एक ग्रहण लग गया था वो उसको हटाया जाएगा इस तरह। अच्छा इरफान कादर साहब, आपकी तो उम्र गुजर गई कानून की किताबों में, और ऑफ कोर्स हमारे लिए भी बड़ा मोहतरम है सुप्रीम कोर्ट, हमें भी तकलीफ होती है जब सुप्रीम कोर्ट पे बात होती है। आपका क्योंकि प्रोफेशन है, आप ज़्यादा उस पेन को फील करते होंगे। ये जो अदलिया मुतनाज़ हो गई है पिछले कुछ सालों में सर, क्या आपको लगता है इस मुतनाज़ एलिमेंट को ख़त्म करने में जजेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, खुद चीफ जस्टिस का भी हो सकता है? तो क्या वो अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं मेंटली सर? इस सारे प्रोसीजर के बाद अब तो खुलकर चीज़ें आवाम के सामने आ गई हैं ना सर। अदलिया को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है और जो उसको मुतनाज़े करने में सबसे ज्यादा जो चीज कार फरमा रही है वो चीफ जस्टिस रहे हैं, जिन्होंने के अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश की है अदलिया पे, और जो कि जिनमें के टेंडेंसी थी कि वो मुतलकुल अनान चीफ जस्टिस बनना चाहते थे। उस वजह से एज एन इंस्टीट्यूशन अदलिया ने बड़ा सफ़र किया है। ये जो नया कानून है इसमें चीफ जस्टिस जो है उनकी हैसियत किसी और जज की तरह की होगी। ये आइन में भी इसी तरह ही है कि चीफ जस्टिस इज ओनली वन अमंगस्ट इक्वल बट ही इज एन इक्वल। तो लेकिन ये चूंकि रेगुलेट किसी कानून के जरिए नहीं हो रहा था, ये बेंच फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से चीफ जस्टिस माजी में कुछ आए, वो हद से ज्यादा उन्होंने बेलगाम यानी पावर्स एक्सरसाइज की, जिसको कि अब रेगुलेट किया जाएगा इस नए कानून के जरिए। वेरी बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू। सना मैम, कहीं ना कहीं अदलिया में जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके प्रोसीजर्स में और फैसलों पर आवाम को होते थे, उसके मेजॉरिटी लिंक्ड होते थे विद दिस सो मोटो। उस पर एक चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अदलिया को भी मौका मिलेगा कि अपना फेस जो है वो आवाम के सामने पोलाइट भी कर सके और क्लीन भी कर सके। मैम देखिए, मैं एक चीज़ थी जो कि मैं चाहती थी इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू में कि कहीं तलाश कर सकूं कि पिछले जो अदवार रहे हुकूमतों के, उसमें आखिर क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि जी माजी में कुछ ऐसे चीफ जस्टिस रहे जो मतले को नन्नान शख्सियात बन चुके थे और फैसले करते थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये चीज़ ज़रूर गौर तलब है कि साबका हुकूमतें ये फैसले क्यों नहीं कर सकी, ये कानून साजी क्यों नहीं कर सकी। ऑब्वियसली शायद बहुत से लोग कहेंगे जी देर आए दुरुस्त आए। सना मैम, कथा कलामी की माफी, मुर्तजा साहब ने भी एक हवाला दिया आपको पीपल्स पार्टी के जब 18वीं तरमीम हो रही थी। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लकूना जरूर होते हैं। आज हम आप और मैं बात कर रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद जजेस के और सुप्रीम कोर्ट के किरदार को और रिफाइन कर दिया जाए कि कहीं किसी भी शख्स का जो इंसानी और बुनियादी हकूक है वो मुतासर ना। ऑफ कोर्स वो अभी हो रहा है कहीं ना कहीं कानून की आड़ में। मैम जो पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, मैं कहती हूँ पीपल्स पार्टी फिर भी बहुत सी जमातों से बेहतर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक स्टेज के ऊपर नून लीग से ये भी दरखास्त की थी नून लीग की हुकूमत में कि नैब जैसे इदारे को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली नून लीग के मफादात थे। वही बात आ जाती है कि हर सियासी जमात अपने मफाद के लिए कुछ ना कुछ रखती है। नून लीग ने उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी, और जब उनकी हुकूमत गई तो इसको सोलंकी साहब सेकंड करेंगे कि सबसे ज्यादा नून लीग के लीडरों को ही खमियाजा इसका भुगतना पड़ा। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत से मौके के ऊपर बड़ी सेन एडवाइसेस दी अपोजिशन में रहते हुए, लेकिन वो नहीं सुनी जाती रही। फिर जहां तक इस किस्म की कानून साजी की बात है, मेरा ख्याल नहीं है कि इस कानून साजी के हवाले से कोई मुश्किल, ऑब्वियसली गवर्नमेंट
के एंड से हो सकती है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बात कर रही है कि जी चाहे 5 लोगों का बेंच हो चाहे 50 लोगों का बेंच हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा ख्याल ये है कि यकीनन अब देखना ये होगा कि बेंचेस की तश्कील में और ऑब्वियसली हर छोटी छोटी बात के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटीशन लेकर कोर्ट में पहुंच जाती है, चाहे उनकी तकारीर के ऊपर बैन हो, चाहे उनके धरने, उनके एहतजाज के हवाले से, तो मेरा ख्याल अब ये देखने से ताल्लुक रखता होगा कि आया जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वहां पर इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, इनकी जो दरखास्तें हैं, उनको अब इंटरटेन किस तरह किया जाता है। मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगी। टाइम की कमी है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल को उसके उस फैसले को सर हमेशा उस पर तनकीद करते हैं और ऑफ कोर्स वो एक स्याह धब्बा भी है पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर। ये जो 90 रोज़ लिखे हुए हैं आइन के अंदर और एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जिसको आप और मैं बड़ा खुला, सॉरी टू से आपका नाम भी अपने साथ इसलिए ले रहा हूँ कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ कि हालात ऐसे नहीं है, पैसे नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, सो इसको 90 दिन को साइड पर रखिए, थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट 24 सेकंड का भी होता है, 1 दिन का भी होता है, 1 साल का भी होता है और 10 साल का भी होता है सर। तो कहीं हम अगले 20 साल बाद इस सेट किए गए प्रेसिडेंट पे फिर शर्मिंदा ना हो और फिर इस पर तनकीद ना कर रहे हो सर। देखें, जो 90 दिन की जो कैद है वो तो पहले ही उससे आप निकल चुके हैं, तो अब ये मामला जो है वो अब सिर्फ एकेडमिक ही रह गया है ना, क्योंकि 90 दिन के तहत तो अगर वो 30 अप्रैल वाला शेड्यूल भी आप करते तब भी वो मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वक्त मामला ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास रोकड़ा नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है कि दहशतगर्द है, इससे बड़े इश्यूज हैं। सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि जो साबिक फाटा है वहाँ के लाखों लोग हैं, उनका सेंसस 2017 में नहीं हुआ था, अब हो रहा है, डिलिमिटेशन होनी है। आप आधे पाकिस्तान में आप पुराने सेंसस पे इलेक्शन कराएंगे, आधे पाकिस्तान में दूसरे सेंसस पे इलेक्शन कराएंगे। फिर आइन के अंदर सिर्फ ये 90 दिन वाला नहीं है, आइन के अंदर 224A भी है जिसमें निगरान हुकूमतों के सेटअप की बात है। अभी जब आप इलेक्शन कराएंगे तो इस्लामाबाद में निगरान हुकूमत नहीं है, जब कौमी असम्बली के इलेक्शन कराएंगे उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। तो ये आपने जो है वो बिल्कुल तीतर बटेर कर दिया है। और ये जो बुहरान है, मेरे ख्याल में जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो इसका इनको हल निकालना पड़ेगा, हल सियासतदान ही निकालेंगे, ये हल सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकलेगा। इलेक्शंस होने चाहिए, कोई केयरटेकर, कोई एक्सटेंडेड केयरटेकर सेटअप नहीं होना चाहिए, कोई मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए। अक्टूबर में जब ये होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ पावर इलेक्शन के बाद, वो उसी तरह से होना चाहिए। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि वो एग्री करे सब लोग कि एक ही दिन इलेक्शन करा लें। नहीं सर, उसके लिए सुलंगी साहब देखें, उसके लिए फिर कानून भी तो हमें सहारा देना सर। कानून में 224A पढ़ लूँ मैं तो वो तो नहीं मुझे कहीं कह रहा कि भाई अगर हालात आपके साजगार नहीं है या आपकी कोई सेंसस नहीं हुआ, पहले भी कई इलेक्शन हुए पुरानी सेंसस पे होते रहे हैं सर। 218(3) भी तो है ना। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको इंश्योर करे कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। वो तो अगर इस्लामाबाद जी वो तो कदे भी नहीं होए जिंदगी नहीं, फिर तो आप मजीद फिर बहस हम कर ही नहीं सकते कि अगर हम इतने नाउमीद हो गए हैं कि जी इस मुल्क में कभी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होंगे ही नहीं, फिर तो हमारी पूरी ये बहस जो है वो फजूल है। नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए सना मैम। आपसे भी यही मैं पूछना चाहूंगा कि हम मेरा जो मैं पॉइंट मुर्तज़ा साहब से भी शेयर करना चाह रहा हूं कि 90 दिन जब कानून कह रहा है उसमें रस्ते भले हम ढूंढते रहे, एक ऐसा प्रेसिडेंट तो दे के जा रहे हैं कि कल जो भी वजीर आजम होगा, जिसकी भी हुकूमत होगी, वो कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत को प्रलॉन्ग करेगा, उसको लंबा करेगा, रस्ते ढूंढेगा, कानून के सहारे लेगा, इंटरप्रिटेशन ढूंढता फिरेगा। तो एक हम प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया हमने मैम। देखिए, मैं ये कहूंगी, सुलंगी साहब कह रहे थे कि हमें सबको कन्विंस करना चाहिए कि इलेक्शन एक ही वक्त पर हो। मैं सुलंगी साहब को कहूंगी कि आपके इसी प्लेटफॉर्म पर जनवरी में मैंने आपसे कहा था कि ये इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्च अप्रैल में हो, ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में हो सकते हैं। और उस वक्त आप एग्री नहीं किए थे और आप मुझसे लड़ पड़े थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुलंगी साहब तो कभी किसी से नहीं लड़ते।
मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ कि आपने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता 90 दिन में आईनी तौर पर होने। देखिए अब जहां तक नून लीग की पोजीशन है ना, कुछ चीजें हैं जो कि है नहीं, टेक्निकल आपको तो जिन्होंने लेट करवाया उन्होंने बता दिया था। मैं तो भोला भाला पाकिस्तानी, मैं तो आइन पढ़ के बैठा था। मुझे तो यकीन था, कामिल ईमान था कि 90 दिन में होंगे। इसमें दो टेक्निकल चीजें हैं ना, मैं अब उसी पे आती हूँ। देखिए कुछ चीजें थी मजबूरियां इस हुकूमत की और कुछ चीजें हैं टेक्निकल मसाइल। सोलंकी साहब ने टेक्निकल मसाइल की निशानदही की है जो जेन्युइन है। सेंसेस होना, डीलिमिटेशन होना, ये इस कौम की मजबूरी है, ये इसके मफाद में है, ये इलेक्शन के सिस्टम के मफाद में है। ये करवाने के बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। आप सही कह रही हैं सना मैम, 24 में करवाएं आप इलेक्शन। 24 में जिस मर्जी की हुकूमत आ जाए वो नहीं कराएगा सेंसेस, वो जाके 29 में सेंसेस कराएगा, फिर साल बैठे रहिएगा आप। मुझे बात तो मुकम्मल करने दे। मैंने सिर्फ ये अर्ज की थी उस वक्त भी और अभी भी यही अर्ज कर रही हूँ 3 महीने के बाद कि इस गवर्नमेंट के पास चॉइस ये है कि ये इसी साल इलेक्शन करवाए, ये अगले साल पे ना जाए। वेरी राइट मैम, बेहतर करनी है और इससे पहले डीलिमिटेशन और सेंसेस आने के बाद इनको इलेक्शन में जाना है और इसके लिए इनको नवंबर से पहले का टाइम देना है, जो राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अगस्त में इंटरिम सेटअप आने जा रहा है। जी सर वेरी राइट, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब और सना मिर्जा साहब। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।